नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और बहुत बहुत स्वागत है मेरे तमाम दर्शकों का एक बार फिर। बिहार में इस समय सियासत गरमाई हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अभी पिछले दिनों तक जिस तरह से उन्होंने मौन धारण कर रखा था, उसी बीच में अब जब अमित शाह के पटना दौरे की चर्चाओं ने जोर पकड़ा और ये कहा जाने लगा कि अमित शाह अब जब पटना आएंगे तो कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार उनके सामने क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या तब भी चुप्पी साधे रहेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, तमाम सवाल सियासत में गरमाए हुए थे, इन पर चर्चा चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने आगे आकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से चर्चाएं गरमा गई हैं। नीतीश कुमार ने कह दिया, अपना बयान दोहरा दिया जो वो लगातार पिछले दिनों से दोहरा रहे थे कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब ये गलती एक बार फिर नहीं करेंगे, तीसरी बार हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। और इस बयान ने चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गरमा दिया और अब कहा जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीति के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार भारी दबाव में हैं और दबाव में आकर ही उन्होंने ये बयान दिया है। तो इस तरह की चर्चाओं के बीच अब ये एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। क्या 14 जनवरी के बाद वो कोई बड़ा ऐलान करेंगे या बीजेपी उन पर दबाव बनाने में कामयाब हो गई है? क्योंकि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तो ये माना जा रहा था कि पीएम मोदी से और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी और उस मुलाकात में दोनों के बीच जो दरार पड़ी हुई है वो शायद भर जाएगी, ये दरार खत्म हो जाएगी और आगे के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार कर ली जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार बिना मिले एक दिन पहले ही वापस लौट आते हैं और इसके बाद से कहा जाने लगता है कि जिस चीज को लेकर नीतीश कुमार दिल्ली गए थे वो उन्हें संकेत नहीं मिल पाया और इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले ही वहां से वापसी कर ली। इसके बाद सवाल उठने लगे कि नीतीश कुमार जो लगातार ये कहते रहे हैं कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, अब उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली है, जबकि लालू यादव की तरफ से खुला ऑफर उन्हें मिला। 1 जनवरी को लालू यादव ने सीधे कहा कि वो चाहें तो आ सकते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले और इसी तरह नीतीश कुमार को भी दरवाजे खोल देने चाहिए। और इसके बाद जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया पत्रकारों की तरफ से तो उन्होंने फिर चुप्पी साध ली। वो मौन धारण करे एक स्माइल के साथ वहां से गुजर गए और आरिफ मोहम्मद खान को जवाब देना पड़ा कि आज ये सब मत कीजिए। और इस बीच एक तस्वीर भी सामने आई उसी राजभवन की और उसी शपथ ग्रहण कार्यक्रम की जिसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं और दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान है जो बहुत कुछ कह रही है। कहते हैं कि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और उस तस्वीर ने भी बहुत कुछ कह दिया था। लेकिन अब अमित शाह के पटना दौरे से पहले नीतीश कुमार का अचानक से यह बयान फिर से दोहरा देना कई बड़े सवालों को खड़ा कर रहा है और यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाने में बीजेपी कामयाब हो गई है। तो अविनाश जी, अब आपके पास आना चाहूंगी कि ये जो कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार दबाव में आ गए हैं, भारी दबाव में है, इसके पीछे क्या वाकई दबाव है या फिर नीतीश कुमार की कोई रणनीति है? हाँ, दबाव में नीतीश कुमार तो दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन से अमित शाह ने सीएम पद के लिए उनका दावा एक तरीके से खारिज कर दिया है और ये बोला है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड यह तय करेगा कि बिहार का सीएम कौन बनेगा, तो जाहिर सी बात है ये बात अमित शाह ने जो बोली है उसे नीतीश कुमार साफ साफ समझ रहे हैं कि यदि बीजेपी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा तो फिर नीतीश कुमार वो सीएम नहीं होंगे। तो उसके बाद से ही लगातार बिहार से जो खबरें आ रही हैं, अब जैसे 23 तारीख को नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा शुरू कर रहे थे और अचानक ही उससे 2 दिन पहले खबर आती है कि वो बीमार हो गए हैं और उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। जबकि उस समय बिहार में बिजनेस समिट चल रहा था जिसमें नीतीश कुमार चीफ गेस्ट थे। नीतीश कुमार उस समिट में नहीं जाते हैं जिसमें 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के MOU साइन होते हैं। जाहिर सी बात है बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन था, लेकिन नीतीश कुमार उससे गायब हो जाते हैं और उसके बाद 2 दिन बाद जब वो अपनी प्रगति यात्रा शुरू करते हैं तो उनके चेहरे पर ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि ये आदमी 2 दिन पहले बीमार था। वो इतना जबरदस्त बीमार था कि बिहार के लिए जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था वो उसने उसी से दूरी बना ली थी। तो साफ साफ उसी समय से समझ में आने लगा था कि नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर जरूर पड़ रहा है और इसीलिए वो बीजेपी के नेताओं से दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि उस समिट में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे बिहार के। और उसके बाद से जो आप एक के बाद दूसरी घटनाएं आप जोड़कर देखिएगा कि जिस तरीके से लालू यादव का बयान आता है और नीतीश कुमार चुप्पी साध जाते हैं तो खलबली सीधे सीधे दिल्ली तक मची हुई थी। सवाल अमित शाह से पूछे जा रहे थे, यह कहा जा रहा था कि अमित शाह के एक बयान के चलते एनडीए टूट रहा है।
तो उसके बाद से ही नीतीश कुमार पर जिस तरीके से दबाव पड़ा है और वो जो अपनी यात्रा निकालते हैं गोपालगंज से, जो दूसरी चरण की शुरुआत करते हैं यात्रा, प्रगति यात्रा की, तो अब देखते हैं कि सबसे पहले तो वहाँ उनके जो यात्रा के बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं उस पर पीएम तक की फोटो नहीं होती है। उसके बाद जब बीजेपी की तरफ से दबाव जाता है तो फिर कुछ पोस्टर अलग से पर लगाए जाते हैं जिसमें नीतीश कुमार और पीएम के साथ में होते हैं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की वो इच्छा नहीं है, उनके ऊपर लगातार प्रेशर डाला जा रहा है। और उसके बाद क्योंकि अब अमित शाह आज पहुंचने वाले हैं, कुछ समय बाद वो पटना पहुंच रहे हैं, तो पटना पहुंचने से पहले एक डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार से इस तरीके का एक बयान दिलवाया गया है कि भाई जो आप लगातार बोल रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मीडिया लगातार यही सवाल कर रहा था कि भाई नीतीश कुमार जो बयान 12 बार 14 बार दे चुके हैं कि वो हम कहीं नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गई है, वो बयान अब उनके मुंह से क्यों नहीं आ रहा है? जिस दिन से अमित शाह का बयान आया है उसके बाद से नीतीश कुमार ने चुप्पी क्यों साध ली है? तो अमित शाह के आने से पहले वो बयान नीतीश कुमार पर प्रेशर डालकर दिलवाया गया है, लेकिन इस बयान के कोई बहुत बड़े मायने नहीं है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इसी महीने बिहार में बहुत बड़ा एक तरीके से एक सियासी समीकरण बदलने वाले हैं, क्योंकि 14 तारीख को दही चूड़ा जो वहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर सभी राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ से दिया जाता है भोज, तो वो लालू यादव की तरफ से भी दिया जाएगा। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बुलाया जा रहा है। नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि बीजेपी के कुछ नेता भी संभवतः उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नज़र है वो नीतीश कुमार पर ही टिकी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के आवास में ज़्यादा दूरी का अंतर भी नहीं है। ये कहा जाता है कि बस पैदल पैदल भी नीतीश कुमार जब भी जाना होता है तो पैदल पैदल जाते हैं और अपनी बहुत बड़ी सिक्योरिटी भी लेके साथ में नहीं जाते, उनके साथ में 2-4 बस सिक्योरिटी के लोग होते हैं और नीतीश कुमार राबड़ी देवी के घर पहुँच जाते हैं। तो 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में बिहार की सियासत में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। और जो नीतीश कुमार ने अभी जो बयान दिया है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस बयान को देने में नीतीश कुमार को 3 सप्ताह से ज़्यादा का समय क्यों लग गया? वो दिल्ली आते हैं, बीजेपी के नेताओं से क्यों नहीं मिलते हैं? कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, बीजेपी के नेताओं से नहीं मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अभी नीतीश कुमार बोले हैं गोपालगंज में, उस बयान पर संभवतः इस समय तो बीजेपी के नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है। भाई इस बयान को लेकर तो बीजेपी की तरफ से लगातार चर्चा चल रही थी। आप नीतीश कुमार के बयान को देखें और जेडीयू के दूसरे नेताओं के बयानों को देखें, वो लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई राजनीति में कुछ भी संभव है। लालू और नीतीश कुमार में छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने संभावनाओं के सारे दरवाजे अभी खुले रखे हुए हैं। या तो अमित शाह खुले मंच से आकर सीधी घोषणा कर दें कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे और वही जो गठबंधन है वो जेडीयू की जो पार्टी है वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर इस तरीके की घोषणा अमित शाह की तरफ से नहीं होती है तो आप ये मान के चलिएगा कि इस महीने बिहार में बड़ा बदलाव आने वाला है। तो यहाँ पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो भी बयान दिया है उन्होंने सिर्फ मामले को साधने के लिए दिया है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी से ये बयान दे दिया या उन्होंने अभी से खुलकर अपनी जो प्लानिंग है उसका खुलासा कर दिया तो 14 जनवरी में अभी बहुत समय है और इस बीच में बीजेपी अच्छे से कोई खेल कर सकती है। वो किसी को भी कोई लालच देके अपने पाले में ला सकती है और हो सकता है कि जेडीयू ही टूट जाए। और इसमें कई ऐसे नेता हैं जो अभी बीजेपी से काफी करीबी बनाए हुए, जिसमें ललन सिंह का नाम तो सबसे पहले ही आता है। तो नीतीश कुमार, और ये बात हर कोई जानता है और नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी पार्टियों को तोड़ने में या अपने कोई लालच देकर अपने पाले में करने में किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा माहिर है। नीतीश कुमार कई बार इधर उधर कर चुके हैं, तो नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह जानते हैं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल के लिए, कि डैमेज ना हो जाए इसको रोकने के लिए ही नीतीश कुमार ने अचानक से आकर ये बयान देकर बीजेपी को शांत करने की कोशिश की है। या कह सकते हैं बीजेपी को सिर्फ ये कहना कि आप ज्यादा परेशान ना हो, हम आपके ही साथ हैं, ताकि बीजेपी एक्टिव ना हो जाए, बीजेपी अपने लोगों को काम पर ना लगा दे, बीजेपी आलाकमान। इसलिए ये सिर्फ बयान दिया गया। और ये बयान देने के पीछे की एक बड़ी वजह भी है संजय राउत का वो बयान जो उन्होंने अभी हाल ही में दिया है। उन्होंने इशारा किया है, संकेत दिए अपने बयान से कि बीजेपी काम पर लग गई है और जेडीयू में तोड़फोड़ की कोशिशें शुरू हो गई है। क्या कुछ बोले संजय राउत, पहले सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मैंने ये सुना है नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन
मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। महाराष्ट्र में भी योग होगा जिस तरह से महापालिका की कौन तोड़ेगा? एकनाथ शिंदे के तोड़ सकते हैं, अजित पवार के पास कुछ नहीं है। एकनाथ शिंदे के तोड़ सकते हैं खान से, मुझे मालूम है। वैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी को तोड़ने की संभावना है। वैसे महाराष्ट्र में शरद पवार उनकी पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, उनके सांसद भी तोड़े जा सकते हैं। देखिए हमको जितना तोड़ना था तोड़ चुके हैं। अब शिवसेना के या पवार साहब के सांसद नहीं टूटेगी। अब टूटने के लिए बाजार में कौन है आपको मालूम है, बस। और अपने महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है वो भी देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू। आमंत्रण नहीं मिला प्रधानमंत्री को, आमंत्रण नहीं मिला ट्रंप को। ठीक है, मैं सुन रहा हूं, मैं ये पढ़ रहा हूं, और जो सोर्सेज बता रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें अब तक हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री को न्योता नहीं मिला है। इसलिए हमारे विश्वगुरु बहुत अस्वस्थ है, उनका मन बहुत चंचल हो गया है। देश के विदेश मंत्री को 15 दिन से अमेरिका में जाकर बिठाया है व्हाइट हाउस के बाहर कि कुछ भी करके निमंत्रण लेके आइए, नहीं तो बहुत इज्जत जाएगी विश्वगुरु की। ये मैं सुन रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। मैंने ये भी सुना है कि नवाज प्रधानमंत्री पाकिस्तान की जो उनको आमंत्रण दिया है, मिस्टर शरीफ को। पूरे अरब राष्ट्रों के प्रमुखों को निमंत्रित किया है, पुतिन को निमंत्रित किया है, फ्रांस के राष्ट्रपति को निमंत्रित किया है, हाँ, सभी को बुलाया है। लेकिन ट्रंप अब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अभी हम संजय राउत को सुन रहे थे, उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, खासकर बताया कि बीजेपी क्या रणनीति अपना रही है, कैसे जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही है, कैसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बात के संकेत पिछले कई दिनों से मिल रहे हैं और ये बात हर कोई जानता है। विपक्ष बार बार कहता है कि बीजेपी जिस भी दल के सहारे से किसी राज्य में एंट्री करती है सबसे पहले उसे ही कमजोर करती है, और अब उसके निशाने पर जेडीयू है। जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना रहा और दूसरे राज्यों में दूसरे दल रहे। अब क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में अब उसके निशाने पर जेडीयू आ गई है। पिछले दिनों खबर यह भी आई थी कि चिराग पासवान की एलजेपी भी उसके निशाने पर आ गई थी। तो इस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिलती रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, जो आखिरी में जो ये बात संजय राउत अभी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को न्योता नहीं मिला है वहां पर, जब राष्ट्रपति का ट्रंप का वहां पर जब होने वाला है शपथ ग्रहण, तो उसके लिए इनके पास कोई न्योता नहीं आया है। पाकिस्तान को मिल गया है, पुतिन के पास भी पहुंच गया है। तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके बाद हम फिर जेडीयू पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि एस जयशंकर 5 दिन से वहाँ अमेरिका में डले हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि किसी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण है उसका न्योता मिल जाए प्रधानमंत्री मोदी के लिए। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बात ही नहीं है, बल्कि चीन को भी न्योता दिया गया है, शी जिनपिंग को बुलाया गया है। लेकिन ये चीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग की तरफ से इस न्योते को कबूल नहीं किया जा रहा है, वो जाने को भी तैयार नहीं है। यानी अमेरिका चाइना के साथ में जाना चाहता है, लेकिन चाइना बातचीत को भी तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका की तरफ से न्योता नहीं दिया जा रहा है, तो आप अपने विदेश मंत्री को भेज रहे हैं। वो लगातार जो ट्रंप प्रशासन है, क्योंकि अभी ट्रंप ने शपथ नहीं लिए, तो ट्रंप के जो करीबी हैं, जो उनके साथ सत्ता में हिस्सेदारी करेंगे, उन लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं एस जयशंकर कि भाई किसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को न्योता और भेज दीजिएगा, ताकि कम से कम देश की राजनीति में बताने के लिए हो जाए कि भाई हमको भी बुलाया गया था। लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा, जबकि नरेंद्र मोदी जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो लगातार ये बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो उनके काफी करीबी दो मित्र हैं, लेकिन मित्रता तो नहीं दिखाई दे रही है। इवन उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोल दिया है कि सत्ता संभालने के बाद जो सबसे ज्यादा अप्रवासी लोगों को वो वहां से निकालेंगे अमेरिका से, उनमें सबसे ज्यादा संख्या एशिया में इंडियंस की है। वो करीब 18,000 भारतीयों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं।
और दूसरी बात, जो वीज़ा H-1 वीज़ा जो भारत के जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं जो उनको वहाँ अमेरिका में दिया जाता है, उनकी संख्या भी वो कम कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक किनारे की तरफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने विदेश मंत्री को अमेरिका भेज रहे हैं कि भाई किसी तरीके से न्योता ही मिल जाए, कि ताकि हम वहाँ चले जाएं और बता सकें कि भाई नहीं, अमेरिका से हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे 10 साल में हुए हैं। जबकि आप खुद देख रहे हैं कि अमेरिका से रिश्ते किस तरीके से हो रहे हैं, आप बना रहे हैं। आप बराबरी के रिश्ते नहीं बना रहे हैं। भाई यदि आपको किसी से रिश्ते बनाने हैं तो आप बराबरी के रिश्ते बनाइए ना। आप क्यों एक न्योते के लिए किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं? भाई अमेरिका नहीं बुला रहा है, नहीं बुलाया उसको, आप अपना कद उस तरीके से कीजिएगा कि ताकि भविष्य में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आपकी अनदेखी ना कर सके। भाई इससे पहले मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, उनके साथ तो इस तरीके से नहीं होता था। जब वो बोलते थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कहते बराक ओबामा, वो खुद इस चीज़ को बोलते थे कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। तो भाई आप अपना कद उस तरीके का क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई भारत का प्रधानमंत्री बोले तो पूरी दुनिया सुने? यदि आपका कद वो होगा तो डोनाल्ड ट्रंप तो आपको 6 बार निमंत्रण देंगे, सबसे पहला निमंत्रण तो आपको ही मिलना चाहिए था। लेकिन हमको लग रहा है कि सबसे लास्ट निमंत्रण भी शायद भारत को ना दिया जाए। तो उसी लिए सब एक कोशिश चल रही है, और संजय राउत ने भी बोला भी है कि खुद को विश्वगुरु बताने वाले व्यक्ति को यदि न्योता नहीं मिल रहा है तो ये बहुत बड़े एक तरीके से उन पर एक तंज कसा आएगा कि भाई आप इस तरीके के जो दावे करते हैं वो झूठे दावे ना किया करें। तो अब यहाँ तो ये जाना पता ही चल रहा है कि जो दावे किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, उन्हें विश्वगुरु बताया जाता है प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन इस वक्त जिस तरह से उन्हें न्योता नहीं मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और कह सकते हैं कि बीजेपी के ऊपर या पीएम मोदी के ऊपर या हमारी विदेश नीति पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है, और ये जो सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये बयान उन्होंने अचानक से जो दिया है पटना आने से पहले अमित शाह के, तो ये बयान उन्होंने दबाव में दिया है। और इन सबके बीच में संजय राउत का ये बड़ा जो दावा संजय राउत की तरफ से कर दिया गया है कि लगभग 10 लोगों पर बीजेपी नजर गड़ाए बैठी है, उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। तो क्या कुछ लगता है आपको अविनाश जी, क्या सच्चाई है इन दावों में जो संजय राउत की तरफ से कुछ किए गए हैं? हाँ, संजय राउत का यह कहना है कि बीजेपी अपने मित्रों की पार्टी तोड़ती है, और यह बात बिल्कुल सच है। और जेडीयू तो इस चीज को भुगत चुका है। जेडीयू 2022 में भी बीजेपी के साथ में सरकार चला रहा था, जनवरी फरवरी का महीना था। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायक थे, और बीजेपी ने जेडीयू जब एनडीए के साथ में था, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के साथ में से 6 विधायक तोड़ लिए और अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। बीजेपी को जरूरत भी नहीं थी, जेडीयू सरकार को समर्थन कर रहा था, बीजेपी के पास में बहुमत था अरुणाचल प्रदेश में, उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टी को तोड़ा। इसको लेकर नीतीश काफी नाराज हुए थे, उन्होंने शिकायत भी की थी कि भाई जब हम आपके साथ में हैं तो फिर हमको कमजोर करने की क्या जरूरत है आपको? भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि भाई हमारे विधायक कहीं दूर जा रहे हैं। बोले यदि आपको तोड़ना था पार्टी तो उस समय तोड़ते जब भाई हम एनडीए छोड़ रहे होते। जब हम एनडीए में हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने उसके करीब 5-6 महीने बाद एनडीए छोड़ा था, और उस समय तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू को तोड़ने की कोशिश शुरू हुई, उसके बाद से ही नीतीश कुमार सतर्क हो गए थे कि भाई जो काम हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश में हुआ है वो काम बिहार में भी हो सकता है। और जिस तरीके से संजय राउत बोल रहे हैं कि 10 सांसद, क्योंकि आप देखिए जेडीयू के जो सांसद हैं कुल 12 सांसद हैं लोकसभा में, यदि 12 में से यदि दल बदल कानून से बचना है तो उसके लिए 8 सांसदों की जरूरत पड़ती है। 2/3 चाहिए तो 8 सांसद में काम हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी के हाथ में 10 सांसद आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को ये वो बता रहे होंगे कि देखो भाई 10 सांसद तो हमारे साथ में हैं, कुछ विधायक भी हम आपके तोड़ लेंगे, और उसके बाद दल बदल वाला मामला नहीं बनेगा। हम तो ये कहेंगे कि यही पार्टी असली है। तो जिस तरीके से शिवसेना से उद्धव ठाकरे से छीनी गई है, जिस तरीके से एकनाथ मतलब शिंदे को शिवसेना दे दी उद्धव से लेके, और अजित पवार को एनसीपी पकड़ा दी गई, उसी तरीके से हम जो कोई नया नेता बना लेंगे, संभवतः ललन सिंह हो सकते हैं, संजय झा हो सकते हैं। कि यह भी कहा जाता है कि संजय झा भी बीजेपी की पसंद से ये अध्यक्ष बने हुए। तो जो बाकी के जो नेता हैं, बाकी यदि 10 सांसद हो जाते हैं तो भाई ये जो गुट है हम इसको असली जेडीयू बता देंगे। चुनाव आयोग की तरफ से तो विपक्ष एक तरीके से सीधा सीधा बोलता ही है कि जो सरकार बोलती है वो चुनाव आयोग बोलता है, और उसके बाद कोर्ट में कितना लंबा केस चलता है ये हम एनसीपी और जो शिवसेना है उस मामले को देख रहे हैं कि करीब 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कोर्ट में यही मामला नहीं सुलझ पाया है कि असली शिवसेना किसकी है और नकली शिवसेना किसकी है। तो और तब तक तो सीधा सीधा वही है कि जो चुनाव आयोग बोल देगा। अब चुनाव आयोग ने तो जाहिर सी बात है सरकार के सारे पर्दे दिया है, तो जो जिसके पास ओरिजिनल पार्टी आ जाती है तो उसके पास बहुत बड़ा एक समर्थक भी आ जाता है।
तो ऐसे में यदि जेडीयू को तोड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के साथ में भी एक वही परिस्थिति खड़ी हो जाएगी जो आज की तारीख में शरद पवार की है। शरद पवार की लोकप्रियता तो जबरदस्त है, अजीत पवार के लोग शरद पवार के खिलाफ डायरेक्ट हमला नहीं करते हैं। खुद अजीत पवार नहीं करते। हाँ, वो तो उल्टा उनकी तस्वीरें लगा रहे हैं अपने बैनर पोस्टर पर। शरद पवार को कहना पड़ रहा है कि भाई तस्वीर हटाओ हमारी, आप हमारे साथ में नहीं है। तो लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत शरद पवार के साथ में ये हो गई है कि उम्र अब उनका साथ नहीं दे रही है, और वही हालत नीतीश कुमार के साथ में है। नीतीश कुमार के साथ में उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो लगातार चली रही हैं। तो अभी यदि पार्टी तोड़ ली जाती है तो नीतीश कुमार के पास में एक तरीके से वापसी के अवसर सब पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो एक तो समस्या यही चल रही है, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार समय काट रहे हैं, वो मौके का इंतजार कर रहे हैं, वो बीजेपी को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते। 2022 का ही आपको बताएं, नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को पलटी मारी थी 2022 में। तो उससे पहले जो बिहार से खबरें आने लगी थी, जिस तरीके से अभी खबरें आ रही हैं कि चर्चाएं शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो उस समय भी 2022 में अगस्त का महीना जब शुरू होता है तो इस तरीके की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। तो बीजेपी के जो नेता हैं, लोकल स्तर के नेता, वो सभी दिल्ली तक सूचना पहुंचाना शुरू करते हैं कि भाई जो जेडीयू है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में कुछ पकने लगा है। तो इसको लेकर 9 तारीख को अमित शाह नीतीश कुमार को शाम को फोन कर लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप एनडीए छोड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम जहां आए वहीं रहेंगे। और इस तरीके की आपको पास खबरें कहां से पहुंच रही हैं। तो जेडीयू के कुछ नेता थे, जैसे लल्लन सिंह थे, तो उनके बयान का हवाला देते हुए अमित शाह ने कहा कि लल्लन सिंह आजकल जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो एक दोस्त के बयान नहीं है, वो तो ऐसा लगता है कि कोई विरोधी बोल रहा है। तो नीतीश कुमार ने पलट के जवाब दिया कि भाई लल्लन सिंह के बयान को आप उसी तरीके से लीजिएगा जिस तरीके से आपके यहाँ गिरिराज सिंह बयान देते हैं। तो आप इनको लाइटली लीजिएगा कि भाई राजनीति करनी है तो राजनीति में तो बयानबाजी इस तरीके की चलती रहती है कि हमको भी अपनी पार्टी चलानी है। और उसके बाद सिर्फ 12 घंटे होते हैं और सुबह जब देखते हैं तो जेडीयू की विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल में नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाता है, आप कुछ भी फैसला कर लीजिएगा। और थोड़ी देर बाद जो नीतीश कुमार हैं वो 2 लिफाफे लेकर सीधा राजभवन पहुंच जाते हैं। पहले लिफाफे में उनका इस्तीफा होता है और दूसरे लिफाफे में वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने क्या बोला है, तो इस पर इस समय ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब वो पाला बदले। क्योंकि आज की तारीख में वो यदि ये बोलते हैं कि जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो न्योता दिया है हम उस पर विचार कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा बीजेपी एक्टिव हो जाएगी। जो संजय राउत बोल रहे हैं कि 10 सांसद हैं, तो संभवतः 40 विधायक भी हो सकते हैं साथ में। और उसके बाद बीजेपी दूसरे दलों में भी सेंधमारी करने की कोशिश करेगी और किसी तरीके से सरकार पर कब्जा जमा लेगी। यदि नीतीश कुमार इस्तीफा भी देंगे ना तो फिर महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, न्योता फिर या तो बीजेपी को दे दिया जाएगा या बीजेपी जिसको चाहेगी, एकनाथ शिंदे या अजित पवार की तरीके से कोई नेता हो सकता है, उसको बीजेपी 10 महीने के लिए सरकार सीएम बना दे। तो कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए नीतीश कुमार सिर्फ समय का काटने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा एक चीज और है कि जब इस तरीके की घटना हुई 2012 में 22 में तो एक खबर और आई थी, वो आरजेडी कैंप से आई थी। आरजेडी का कहना था कि जब नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, ये पूरी तरीके से कंफर्म हो गया, अमित शाह से या नीतीश कुमार ने बात की, नीतीश कुमार भले ही मना करते रहे, लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी केंद्र के पास, क्योंकि केंद्र के पूरा गृह मंत्रालय है, तो पूरी जो रिपोर्टें थी उसमें क्लियर हो गया था कि सुबह जेडीयू विधायक दल की मीटिंग है और इस मीटिंग में ही सारे फैसले होने हैं और फैसला पहले से ही हो चुका है। तो आपको जो भी कुछ करना है आपके पास में सिर्फ आज रात बाकी है। तो उसके बाद दूसरा फोन अमित शाह करते हैं सीधा लालू प्रसाद यादव को और उनसे कहते हैं कि आप भले ही सरकार बना रहे हो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कल मत बनाइएगा, आप परसों बना लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का समय मांग रहे थे अमित शाह कि यदि, और लेकिन लालू यादव को पता था कि यदि 24 घंटे का समय बीजेपी को दे दिया जाता है तो फिर बहुत बड़ा खेल हो सकता है। इसलिए लालू यादव ने साफ कह दिया कि भाई पहली बात तो हमको पता नहीं कि क्या चल रहा है बिहार में, और दूसरी बात यह है कि सरकार बनाने का ऑफर आएगा, यदि कल आता है तो कल देखेंगे, महीने भर बाद आता है तो महीने भर बाद देखेंगे, अभी तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव ने भी वही बात बोली जो नीतीश कुमार बोल रहे थे। लेकिन जब सुबह हम देखते हैं तो सुबह अचानक ही पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाता है। जो एनडीए की सरकार होती है वो एनडीए की सरकार चली जाती है और महागठबंधन की सरकार आ जाती है। तो जब 24 घंटे देने के लिए अमित शाह को तैयार नहीं हो रहे थे लालू यादव और नीतीश कुमार, तो आज तारीख 5 है, सरकार बनने और बिगड़ने का जो खेल होना है वो 14 तारीख से होना है। तो ये 14 तारीख का क्या खास वजह है जो 14 जनवरी ही पूरी तरह से छाई हुई है, इसको भी थोड़ा सा डिटेल कीजिए। देखो 14 जनवरी को मकर संक्रांति है
और जो बिहार में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, दही चूड़ा भोज का आयोजन होता है और हर बार लालू प्रसाद यादव इस आयोजन करते हैं, तो इस बार भी वो होगा। और इस बार जो नीतीश कुमार को भी न्योता दिया जाएगा, लालू यादव, क्योंकि इसमें आप राजनीतिक दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं होती है कि यहाँ जो होते हैं सभी लोग मित्र होते हैं कि भाई जो राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई वो अलग है, लेकिन त्यौहार मिलजुल के मनाया जाता है। तो नीतीश कुमार को भी न्योता जाएगा और बीजेपी के नेताओं को भी न्योता जाएगा। तो नीतीश कुमार किस समय पहुंचते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जाते हैं, उनके साथ में बीजेपी के लीडर्स भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। अमूमन आमतौर पर इस ऐसे मौके पर यदि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले होते हैं तो वो ज़्यादा संकेत नहीं देते, वो बीजेपी के नेताओं को भी लेकर साथ में चले जाए अपने। लेकिन नीतीश कुमार का जाना ही ये मैसेज होगा कि भाई कुछ बड़ा खिचड़ी पक चुकी है दोनों के बीच में। नीतीश कुमार यदि लालू यादव के यहाँ जाते हैं तो सीधा सीधा संकेत होगा कि ये सरकार किसी भी समय जा सकती है। और दूसरी बात जो हमने आपसे बोली कि जब 24 घंटे का समय देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे लालू यादव उस समय 2022 में, अब तो 10 दिन का समय, भाई 5 है, 14 तारीख तक का समय। तो जो संजय राउत ने बोला कि 10 सांसद हैं, तो हम ये बोलते हैं कि 10 सांसद के साथ 40 विधायक भी हो सकते हैं। और यदि 40 विधायक भी यदि वो ले आते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी बहुमत साबित कर देगी। और नीतीश कुमार और लालू यादव इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकते। तो इसीलिए नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, 2 बार गलती हो गई है, भाई 2 बार गलती हो गई है, तो अभी आप देखिएगा 14 तारीख के बाद से नहीं इनके बयान फिर से दोबारा पलटना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा जब 2022 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ में गए थे तब उनके बयान क्या होते थे कि मर जाएंगे लेकिन अब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि 1 साल भी नहीं बीता और अमित शाह ने भी कहा था कि अब इन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेंगे। हाँ, अमित शाह तो जाकर बिहार में लगातार हर रैली में बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वो दरवाजे 1 साल के अंदर ही खुल गए। तो जाहिर सी बात है राजनीति में जो बयान दिए जाते हैं वो सिर्फ मौके की नजाकत को देखकर दिए जाते हैं। और इस समय जो मौके की जो नजाकत दिखाई दे रही थी वो सीधा सीधा है कि किसी तरीके से ये 10-12 दिन का जो समय है उस समय को काटना है, और उस समय को काटने के लिए ये बयान दिया है। आज अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की संभवतः मुलाकात हो सकती है। सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार में, बीजेपी के बड़े नेता हैं, आज उनकी जयंती है। तो इस मौके पर नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे और अमित शाह भी पहुंचेंगे। अमित शाह तो पहुंच ही रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो यहां पर भी मुलाकात हो सकती है और संभवतः मीडिया सवाल पूछ भी सकता है। तो क्योंकि सवाल अमित शाह से भी होना है, अमित शाह से पहला सवाल तो यही होना है कि भाई आपका सीएम उम्मीदवार कौन, तो अमित शाह क्या जवाब देते हैं। और दूसरा ये है कि नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान आना है कि भाई 2 बार गलती हो गई है, अब गलती हम नहीं करेंगे, हम सब दिन साथ में रहेंगे। बिल्कुल, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी अविनाश जी। अभी हमारी सहयोगी आराधना कुछ बड़ी खबर लेकर आई है, पहले वो जान लेते हैं कि क्या खबर है। जी, क्या जानकारी है? जी, अभी जब बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, एक तरफ छात्रों का आंदोलन है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं हैं, तो ऐसे में प्रशांत किशोर का नाम बार बार सामने आ रहा है। और प्रशांत किशोर का नाम मतलब लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वो छात्र आंदोलन का हिस्सा बने हैं, लेकिन अब इसे लेकर वो ही विवादों से घिर गए हैं। अभी तेजस्वी यादव का बयान आया है, उन्होंने सवाल उठाए हैं, और सवाल मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो उठ रहे हैं उनके वैनिटी वैन को लेकर। छात्रों के आंदोलन में जहां प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, उनके हक की आवाज उठा रहे हैं, वहीं उनका वीडियो सामने आया जहां वो वैनिटी वैन से निकलकर जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं, मतलब आरजेडी का कहना है कि आंदोलन के नाम पर राजनीति चमकाई जा रही है, और इस तरह से प्रशांत किशोर के पूरे इस छात्रों के समर्थन पर ही सवाल खड़े हो गए हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। बताया जा रहा है उस वैनिटी वैन की कीमत 25 लाख रुपए है, पर डे का चार्ज है उसका 25 लाख रुपए। तो अगर आप किसी आंदोलन में आए हैं, जाहिर सी बात है अंशिता कि ये मतलब आप छात्रों के साथ उनके संघर्ष का हिस्सा बनने आए हैं, ना कि ऐशो आराम की जिंदगी जीने आए वहां पर। तो सवाल भी लाजमी है और ये सवाल उठ रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्होंने ना सिर्फ वैनिटी वैन को लेकर तंज कसा, उन्होंने साफ कहा कि ये तो सेलिब्रिटी लोगों के लिए आती है। तो प्रशांत किशोर को एक तरह से उन्होंने सेलिब्रिटी बता दिया। वहीं एक सवाल और उन्होंने उठाया है कि अभी मतलब खबर यह आई थी कि अमित शाह ने जेडीयू को, नीतीश कुमार को कहा था कि प्रशांत किशोर को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। जी, और इस पर उन्होंने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। और तेजस्वी यादव का बयान भी मैं चाहूंगी हमारे सहयोगी सुनवाएं, उनका बयान आया हुआ है जो। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का जो बयान है पहले हम वो सुन लेते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। पहली बात, आज तक प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। आज तक अभी तक
और किसके कहने पे बने थे वो सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। तो पहले इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग। तो अभी हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे और प्रशांत किशोर की जो भूमिका है वो लगातार सवालों में, विपक्षी आरोप भी लगाता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर यहां पर मैदान में आ गए और फ्रॉड किशोर भी बुलाया गया। पिछले दिनों लगातार प्रशांत किशोर चर्चा में बने रहे और उन पर ये आरोप भी लगे कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए काम करने के लिए वहां आए और खुद ही इस मतलब जो मामला है इसको गरमा रहे हैं। और इसी के बीच में अभी हाल ही में प्रशांत किशोर का एक और बयान आया जब उन्होंने अपने ऊपर जो लगे आरोप है उनसे बचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आते हैं तो मैं उनके पीछे लग जाऊंगा और मैं उनके पीछे पीछे चलूंगा। तो और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? पहले आराधना आपसे जानना चाहूंगी, फिर राजीव जी आपके पास आती हूँ। जी बताइए। तो जैसा आपने देखा अभी साफ साफ तेजस्वी ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अमित शाह ने उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऑफर क्यों दिया था। अभी इससे पहले भी खबर कांग्रेस की तरफ से भी आई थी अंशिता कि कांग्रेस में खुद प्रशांत किशोर जाकर उन्होंने 800 पन्ने का अपना प्रेजेंटेशन दिया कि मुझे कांग्रेस में कोई उच्च पद दिया जाए और मैं पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। इस तरह की खबरें उधर से भी आई थी और उसके बाद अब जब खबर आ रही है कि बीजेपी ने खुद ये बोला कि जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए और अब जब जहां वो बात कर रहे हैं वैनिटी वैन की, तो ये कहा जा रहा है कि इस पूरे आंदोलन में प्रशांत किशोर की भूमिका को बीजेपी प्लांट कर रही है। मतलब एक जो बीजेपी की बी टीम वाला आरोप है वो दोबारा एक तरह से तेजस्वी ने अभी खुद लगाया कि वैनिटी वैन तो सेलेब्स को मिलती है, सेलिब्रिटीज को मिलती है और वो देते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। तो सबको पता है कि यहाँ प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है। मतलब एक तरह से उन्होंने सारे सवाल बीजेपी पर उठा दिए हैं कि प्रशांत किशोर जो इस आंदोलन में जो भी भूमिका निभा रहे हैं वो केवल बीजेपी की बी टीम के तौर पर निभा रहे हैं। हकीकत में उनका छात्रों के हित से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले छात्रों ने भी कह दिया था कि जो कंबल बांटने वाला जो बयान उनका आया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं कंबल लेकर। तो छात्रों ने ही कह दिया था कि हमें आपके कंबल की जरूरत नहीं है और हमने तो नहीं मंगवाए थे। यानी प्रशांत किशोर लगातार सवालों में और ये मुद्दा जो बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने वाला जो मुद्दा है उस पर किसी भी तरह से छात्रों को अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। बीजेपी नीतीश कुमार को घिरता हुआ देखकर खुद को पूरी तरह साइड किए हुए और ये भी बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है कि कैसे वो नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास राजीव जी? बीजेपी और प्रशांत किशोर की गलबहियां हम लोग देखते रहे हैं और आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो नरेंद्र मोदी के बनाए हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो अंशिता वो अपने सामने नीतीश कुमार का है और जो जिस पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार पलट गए, जो हम लिख भी रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि वो पलट गए हैं, लेकिन किस हिसाब से पलटे हैं क्या एक ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या वो दबाव में हैं, क्या प्रेशर में पलटे हैं। क्योंकि बिहार की गतिविधियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। नीतीश कुमार कल गोपालगंज में थे, अब वहां से आगे बढ़ेंगे और मुजफ्फरनगर और उसके बाद माफी चाहूंगा मुजफ्फरपुर और वैशाली जाएंगे, उसके बाद फिर सिवान आएंगे। तो उनका पूरा का पूरा जो एक ढंग से आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और यात्रा की शुरुआत में, यात्रा के समापन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये सारी चीजें हैं, लेकिन जेडीयू के लोग जो हैं उनके साथी वो भी पलटते हुए नजर आते हैं। उनके साथी उनके अंदर खाने में भी अब सुगबुगाहट है और एक नए नेता चुनने की बात भी अब वहां हो रही है। नीतीश कुमार अगर इस चुनाव में पिछड़ जाते हैं, पिछड़ते जा रहे हैं, आप देखिए तीसरे नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आज बिहार में 2020 में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव के बाद। तो अगर वो पिछड़ जाते हैं और पिछड़ते हैं तो फिर क्या होगा। और इस बीच संजय राउत का बयान आप सुना रही थी। संजय राउत ने कहा है कि 10 उनके सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी लगातार ये बात करती आई है और हम लोग देखे हैं कि कैसे महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कैसे मध्य प्रदेश की सरकार को गिराई, कैसे बीजेपी कर्नाटक की सरकार को गिराई थी। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। तो क्या
बिहार में खेला नहीं हो सकता। तो झारखंड में पूरी कोशिश की, वो तो कामयाब नहीं हो पाई। बिल्कुल, झारखंड में हमने देखा पूरी कोशिश की, पूरा का पूरा कई दिनों तक, इतना ही नहीं, आखिर में फिर क्या किया कि इनको चंपाई सोरेन को ले ही आए और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। तो ये सब कुछ ये दाद देनी होगी हेमंत सोरेन की, दाद देनी होगी इधर राहुल गांधी की भी, कि राहुल गांधी उनके साथ जुड़े रहे और हर मौके पे उनके साथ रहे, हेमंत सोरेन के साथ रहे। कल्पना सोरेन उनका साथ देती हुई नजर आई, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे तमाम साथी जानते हैं, हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था जब हेमंत सोरेन का, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी। तो हेमंत सोरेन की कहानी अलग है, लेकिन चैप्टर जो है वो खुला हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ है नीतीश कुमार का चैप्टर। नीतीश कुमार पलट गए तो वो अभी ये पलटे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं जहां था वहीं खुश हूं, लेकिन क्या ये बात तो पहले भी कह चुके हैं, और बिना धुआं का आग या बिना आग का धुआं नहीं होता है। तो आखिर हम लोग चर्चा इतनी देर से क्यों कर रहे हैं? लगातार डीबी लाइव पे पलट गए हैं वो। बिल्कुल पलट गए हैं वो, और वो पलटते रहे हैं। वो पलटू चाचा ऐसे नहीं बोलते हैं उनको, तेजस्वी यादव। तो बहुत कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार जो हैं वो खुद पे उनको आज की तारीख में भरोसा नहीं है। नीतीश बाबू आखिर उस दिन हाथ जोड़ के क्यों रह गए, जिस दिन उनसे पत्रकारों ने पूछा कि लालू प्रसाद यादव ने आपको कहा है, आपको ऑफर दिया है कि आइए और काम कीजिए, तो उस समय क्यों नहीं बोले? अभी तक तो बोलते थे, दर्जनों बार बोल चुके कि मैं वहां था, 2 बार चला गया, अब ये गलती नहीं करूंगा। और फिर आप उस दिन चुप हैं, क्यों चुप हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना सियासी गलियारों में। इसके बाद से और चर्चा होने लगी। कल का जो बयान है नीतीश कुमार का, वो बयान साफ साफ दिखाई देता है अंशिता की प्रेशर में दिया गया बयान है। और प्रेशर में इसलिए क्योंकि अब यहां से गतिविधियां बढ़ रही हैं, अमित शाह आने वाले हैं, शायद इसलिए भी हो सकता है। और जब आप प्रशांत किशोर की बात कर रही थी तो अभी आप लोगों ने चर्चा की भी, प्रशांत किशोर को भी कहा गया था कि आप आ जाइए, जेडीयू ज्वाइन कर लीजिए। तो जेडीयू में जिनको ज्वाइन करवाना है, ये अगर दिल्ली तय करेगा, यानी बीजेपी तय करेगी, तब तो हो गया। फिर जेडीयू नीतीश बाबू कैसे चलाएंगे? नीतीश बाबू के जो दूसरे साथी हैं उनको कैसे? आज अगर किसी भी पार्टी में, किसी संस्थान में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कह दिया जाए, कहीं कोई और कहे कि इसको आप रख लो, इसको चेयरमैन बना दो, इसको आप वाइस प्रेसिडेंट बना दो, अगर ये कोई और गवर्न करने लगे, तब तो संस्था की हालत क्या होगी और दूसरे लोग क्या करेंगे? या हम ही लोग हैं डीवी लाइव में, कल को कोई और कहे कि नहीं जी यहाँ पे एंकर किसी और को रख लो, अंशिता आज से नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा? है ना? तो ये अगर गवर्न कोई और करे तो ये ठीक नहीं है ना। तो इसलिए यहां पर अब अंदर खाने, सबसे बड़ी चीज है अंशिता कि जेडीयू के अंदर खाने अभी बगावत के सुर हम देखेंगे। नीतीश बाबू के सामने अब क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति है, डू और डाई वाली स्थिति है। और वो जानते हैं कि ये चुनाव जो आने वाला चुनाव है, वो चुनाव अगर साथ में मिलकर लड़े, एनडीए के साथ लड़े, तो उनकी हार है। और हार जीत अलग चीज है। मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, ये पहले से घोषित है, ये लिखित नहीं है लेकिन घोषित है। देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ, देख लिया उन्होंने, सुन लिए बयान बीजेपी के लोगों की, खुद अमित शाह के बयान सुने, तो ये सब कुछ इन लोगों ने सुन लिए हैं। तो इसलिए भी यहां पर जरूरत है अब नीतीश बाबू को, जो पलट गए वाली बात है वो पलटते हुए दिखाई देते हैं। नीतीश बाबू के अलावा इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। इसलिए जरूरी है कि नीतीश कुमार यहां रीथिंक करें। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, जो 2-3 दिनों से ये खबर और भी चल रही है कि नीतीश बाबू और राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी के बीच भी अंदर खाने बातचीत चल रही है, विलय की बात चल रही है। और ये उनके लिए भी मुफीद है। कम से कम इतना तो है कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जो अब रसातल की ओर है, मान सकते हैं रसातल की ओर है, क्योंकि वहां इन्होंने अपना जाति आधारित जनगणना भी करवा लिया है। वहां दलित और अति दलित की बात है, महादलित की बात है, वहां पिछड़ा अति पिछड़ा की बात है। ये सब कुछ बाइफर्केट करके रखा हुआ है इन्होंने, नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले। लेकिन एक हुकुमदेव नारायण यादव जी का जो बयान था कल का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप कब तक जंगल राज कह करके वोट बटोरते रहोगे। और युवाओं की बात उन्होंने की है, और युवा वो उस राज को नहीं देखा है। अगर आप तथाकथित जंगल राज की बात कर रहे हैं तो घिर रहे हैं। और इनके लोग, अगर देखिए, मैं इतना जानता हूं अंशिता की आने वाला समय, और उसमें भी न सिर्फ बिहार की सियासत, देश की सियासत में भूचाल आने वाला है, ये दिखता है।
जी। और इस बीच में जैसे कि आपने कहा राजीव जी कि विलय की बात चल रही है, तो इस तरह की जो खबर है ये इसलिए भी चर्चा जोर पकड़ लेती है क्योंकि अभी राहुल गांधी जो फरवरी में आने वाले थे बिहार दौरे पर, उनकी जो संविधान बचाओ जो यात्रा अभी चल रही है, संविधान सम्मान यात्रा, उसको तारीख को पहले करवा लिया गया, यानी अब वो 18 जनवरी को आने वाले हैं। तो इसको भी इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। 18 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 तारीख को, ये हमारे साथी दर्शक साथी सब जानते हैं, 18 तारीख को दो बहुत बड़े इवेंट हैं। पहला इवेंट है राहुल गांधी जा रहे हैं संविधान सम्मान सम्मेलन करने के लिए, पटना पहुंच रहे हैं। दूसरा इवेंट है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है और तमाम देश भर के नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता वहां पटना में रहेंगे और उस वक्त ये विचार भी होगा। एक पूरा का पूरा अविनाश के साथ हम लोग बात कर रहे थे। अविनाश, आप कुछ क्रोनोलॉजी समझा रहे थे। मुझे याद है कि आज से 2 साल 4 साल पहले जो कुछ हुआ और आज में क्या कितनी सिमिलैरिटी दिख रही है, जरा उस क्रोनोलॉजी को बताइए। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। हाँ, जो नीतीश कुमार 2022 में जब एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ में गए थे, यदि उस समय के हालात और आज के हालात को देखें तो आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पैरेलल चल रहे हैं दोनों हालात। 2022 में जो हालत थे सेम वही हालत इस समय बने हुए हैं, उसी तरीके की सारी घटनाएं घट रही हैं। 2022 में उस समय भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, सरकार चला रहे थे, आराम से सरकार चल रही थी। उसके बाद अचानक वो पलटी मार जाते हैं। फिर जो स्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं लगातार, वो 22 तारीख को नीतीश कुमार उसके बाद जब महागठबंधन में सरकार चला रहे होते हैं तो 14 दिसंबर को नीतीश कुमार अमित शाह पटना आते हैं। और पटना में जब वो आते हैं तो उस समय उनके साथ में जो नीतीश कुमार सीएम है वो बहुत गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। 14 दिसंबर का दिन होता है 2023। और आप देखिएगा उसके ठीक 1 साल बाद, क्योंकि उसके बाद 1 महीने करीब 1.5 महीने बाद 50 दिन बाद नीतीश कुमार पलटी मार गए थे। 14 तारीख को नीतीश कुमार दिसंबर में पहुंचते हैं अमित शाह पटना में और 27 जनवरी को नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए में चले जाते हैं। अब आज आप देखिएगा, तब 14 दिसंबर का दिन था, इस बार 16 दिसंबर का दिन, 2 दिन का अंतर आप देखिएगा। 16 दिसंबर को अमित शाह का बयान आता है कि बीजेपी अभी बिहार में हमने सीएम का फेस तय नहीं किया है, बीजेपी का संसदीय बोर्ड ये सीएम फेस तय करेगा। उसके बाद से ही हलचल मचना शुरू हो जाती है। और उसके बाद आप देखिएगा जो 2023 की यदि हम बात करते हैं, जिस तरीके से अमित शाह पहुंचते हैं और गर्मजोशी दिखाई देती है, उसके बाद से जेडीयू के अंदर से समीकरण बदलना शुरू हो जाते हैं। जेडीयू की तरफ से जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया जाता है। 29 दिसंबर को 2023 में नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं। दिल्ली में पार्टी की एक कार्यकारिणी बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में 29 दिसंबर को, क्योंकि जब नीतीश कुमार इंडिया में गठबंधन में शामिल थे तो ये कहा जा रहा था कि वो राहुल गांधी से दिल्ली में आकर जरूर मिलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय 2 दिन दिल्ली में रहे थे। तो जब नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो वो बीजेपी के नेताओं से जो खबर आती है कि उनसे बातचीत हुई है, लेकिन वो कांग्रेस के किसी नेता से नहीं मिलते, इंडिया गठबंधन के किसी नेता से नहीं मिलते। और उसके बाद ललन सिंह जो बयान उससे पहले दे रहे थे बीजेपी के खिलाफ, उनके बयान एकदम से शांत हो जाते हैं। नीतीश कुमार ललन सिंह को अध्यक्ष पद से भी हटा देते हैं और खुद जो संजय झा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बीजेपी के करीब है, वो बीजेपी से ही पाला बदलते हुए इधर आएंगे, तो जब संजय झा को कमान मिल जाती है पार्टी की, क्योंकि नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बन जाते हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा को बना दिया जाता है। अब 29 दिसंबर 2023 की यह घटना है। उसके ठीक 1 साल बाद नीतीश कुमार फिर दिल्ली आते हैं। 2024 में नीतीश कुमार फिर आ रहे हैं दिल्ली और यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, उसके बाद जेपी नड्डा से मिलेंगे, लेकिन अमित शाह से मिलने की बात नहीं होती। हाँ, उस समय अमित शाह से मिलने की बात नहीं होती, लेकिन उसका पूरा कार्यक्रम आ जाता है कि 4 बजे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं और 4:30 बजे वो जेपी नड्डा से मिलेंगे। जब वो पटना से निकलते हैं तो कांग्रेस के किसी नेता से मिलने का उनका कोई वो नहीं था, बस ये आया था कि वो अपने स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए जा रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पर आवास पर जाएंगे। लेकिन बाद में अचानक खबर आती है कि उनकी दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से भी बात हुई है और यह भी खबर थी कि संभवतः राहुल गांधी से उनके कुछ फोन कॉल्स भी बातचीत हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात को वो आखिरी समय पर रद्द कर देते हैं और ना ही वो जेपी नड्डा से मिलते हैं। यानी जो घटना आज से 1 साल पहले घटी थी वही घटना उसी तारीख को, आप ये देखिए तारीख तब भी 29 दिसंबर था, इस बार भी 29 दिसंबर आता है, तो तारीख सेम चलती हैगी और उसी तरह की घटना दोबारा से आप घटते हुए देख रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके 16 दिन बाद 2024 जनवरी में
अमित शाह से सवाल किया जाता है कि आप, क्योंकि उससे पहले तो अमित शाह के लगातार बयान चल रहे थे कि हमने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। तो एक मीडिया इंटरव्यू में अमित शाह से सवाल किया जाता है कि जो बीजेपी से लोग चले गए थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने था, कि सबको पता था कि मार्च में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो अमित शाह से सवाल किया गया कि बीजेपी से जो लोग उनके दोस्त थे वो रूट कर चले गए, जैसे कि नीतीश कुमार का विशेष जिक्र किया गया उस सवाल में कि क्या यदि नीतीश कुमार वापस आते हैं तो क्या बीजेपी जेडीयू से दोबारा से गठबंधन करेगी। तो अमित शाह जो लगातार बोल रहे थे कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, उनका बयान बिल्कुल बदल जाता है। नीतीश कुमार को लेकर वो बोलते हैं कि भाई ये किंतु तो परंतु से बात नहीं चलती है, यदि सामने से प्रस्ताव आएगा तो हम बिल्कुल विचार करेंगे। एक तरीके से जो बयान लालू यादव ने दिया है अभी 4 दिन पहले, उसी तरीके का बयान था। लालू यादव ने भी यही बोला कि भाई यदि वो दरवाजे खोलते हैं तो हमने भी दरवाजे खोल रखे हैं, आप आइएगा, साथ में काम कीजिएगा। यही बात अमित शाह ने बोली थी। अब 14 तारीख को लालू यादव के घर पर जो दही चूड़ा भोज का आयोजन होना है, आप देखिए तब भी 14 तारीख थी, अब भी 14 तारीख आ रही है। तो जाहिर सी बात है यदि नीतीश कुमार वहां जाते हैं तो जरूर वहां कोई खिचड़ी पकेगी। तो उसके बाद, क्योंकि जब ये 14 तारीख के बाद 27 तारीख, खिचड़ी भी बोलते हैं उस दिन, खिचड़ी भी बोलते हैं, तो खिचड़ी पक सकती है। जब राबड़ी हाउस या लालू हाउस गए हैं नीतीश, तो कुछ बड़ा खेला तो हुआ ही है, क्योंकि हम रोजा इफ्तियारी को नहीं भूल। अंशिता, ये जो क्रोनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने साथियों दर्शकों को बोलूंगा कि इसको बाद में हम लोग और ग्राफिकली इसको हम जरूर लेके आएंगे आप लोगों के बीच, क्योंकि उस समय लालू यादव थे, आज लालू यादव हैं, और 1 साल पहले उस समय अमित शाह थे। दिन वही है लगभग 29 दिसंबर अभी भी। उस समय भी नीतीश बाबू जो हैं वो आते हैं वहाँ से, पटना से दिल्ली आते हैं। मुलाकात का दौर पहले रहता है घोषित तौर पे, उसके बाद मुलाकात नहीं करते हैं, वापस जाते हैं। सब कुछ अभी तक तो वैसे ही चल रहा है जितना चला है। और इसके बाद 27 तारीख को उस समय वो पलटी मारते हैं। अब ये देखना है कि इस बार कब पलटी मारेंगे, क्योंकि देखिए जिस दिन से इन्होंने कहा, लालू यादव का बयान आया है, उस दिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। लालू यादव का बयान और उसके बाद तेजस्वी यादव के कंधे पे हाथ रखना, ये बहुत कुछ कहता है। और नीतीश बाबू के बारे में लालू यादव क्या कहते थे कि नीतीश के पेट में दांत है, वो बहुत कुछ पचा जाते हैं। ये लालू यादव का कहना था। तो नीतीश बाबू जब तक वो 2 कागज लेके निकलते हैं, एक कागज में इस्तीफा लिखा होता है और दूसरे कागज में अपॉइंटमेंट लिखा होता है, यानी विधायक दल ने मुझे अपॉइंट कर दिया है, विधायक दल का नेता चुन लिया है, और ये लेकर सीधे जाते हैं राजभवन। मीडिया का पूरा जो है तंत्र वो उनके पीछे पीछे भागता है, और उसके बाद फिर ब्रेकिंग हम लोग चलाते हैं और हम देखते हैं, और फिर वो सीएम बन जाते हैं। लेकिन इस बार उस खेमे से नहीं, इस खेमे से हैं। तो ये चलता रहता है। 2013 में नीतीश कुमार पहली बार 17 साल बाद बीजेपी से अलग होते हैं 2013 में, और अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं। 2015 में फिर आते हैं वो इनके साथ, महागठबंधन के साथ। 2017 में बीजेपी के साथ चले जाते हैं। 2022 में फिर वो आ जाते हैं महागठबंधन में। 2024 में फिर बीजेपी यानी एनडीए में चले जाते हैं। अब ये 2025 है और चुनाव का वक्त है, चुनाव का वक्त है। तो इसलिए ये कयास नहीं है, यहाँ बहुत कुछ वैसे हैं जो, और सबसे बड़ी चीज जिस क्रोनोलॉजी की बात, जिस समीकरण को यहाँ बता रहे थे अविनाश, वो समीकरण बताते हैं कि अभी बहुत कुछ होना है। अब कल नीतीश कुमार का इस पर बयान देना, लालू प्रसाद यादव के बारे में पहले भी पूछा गया। कल ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पत्रकारों ने फिर से पूछा, अब बोल दिए कि 2 बार तो जा चुके, अब नहीं जाएंगे, बस इतना ही बोला है। लेकिन वो भी लग रहा है कि उनको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। दिल से जो बातें बोलते आए हैं, कभी पैर पकड़ लेना, 1-2 बार तो नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ने के लिए चले गए, एक बार वो अपने ही इंजीनियर जो थे, जो रोड बना रहे थे या पुल बना रहे थे, उनके पैर पकड़ने चले गए। तो ये हरकतें करते हुए नीतीश कुमार दिखाई देते हैं। तो उसमें कोई ये अगर कहे कि नहीं, नीतीश बाबू जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पैर पकड़ लेते हैं, अब उनका पैर तो छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन वो लोग क्या जाने कि नीतीश बाबू ऐसे हैं सियासतदान जो पैर पकड़ के खींचते भी हैं। तो जो अपने दम पे खड़ा है उसको खींच के गिरा भी सकते हैं वो। तो ऐसे नीतीश कुमार हैं वो। तो मतलब पैर पकड़ने का मतलब टांग खिंचाई से है। हाँ बिल्कुल, टांग खिंचाई से है। और क्या माना जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जितना जो कहिए आप वो कम है, बहुत कम है। लेकिन
अमित शाह का जाना, जरा मैं चाहूँगा अगर आंचल हमारी सहयोगी अगर आके बताएं, अमित शाह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आंचल जरा आपसे समझना चाहता हूँ, आज शायद अमित शाह जा रहे हैं, आप बताइए क्या है अमित शाह का? जी बिल्कुल, आज अमित शाह जो है बिहार जा रहे हैं, बिहार दौरे पर। कहा जाए तो कि पहले अमित शाह ने ही रायता फैलाया था, क्योंकि जब उनसे पूछा गया था बिहार के सीएम को लेकर तो उन्होंने बोल रही हैं उसी रायते को समेटने के लिए कहा जा सकता है कि आज वो जा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने एक बयान दिया था सीएम को लेकर। उन्होंने कहा था कि हम आगे इस पे बात करेंगे, अभी हम इस पे सीएम को लेकर कोई बात नहीं कर सकते। उसके बाद से ही जो नीतीश लगातार उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, और वो उसके बाद दिल्ली भी आए, और दिल्ली में वो बिना किसी से मिले, बीजेपी के किसी भी नेता से नहीं मिले, और अचानक से वो वापस बिहार लौट गए। और उसके बाद जो जिस तरीके से अभी वो यात्रा निकाल रहे हैं, और यात्रा में जो पोस्टर उनके सामने आए हैं, पोस्टर से पीएम मोदी का फोटो गायब है, और जो डिप्टी सीएम है उनके भी फोटो नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बात और लिखी है, 25 से 30 फिर से नीतीश जी। अब ये देखिए, ये पोस्टर अच्छा याद दिलाइए आप, क्योंकि ये एक पोस्टर पहले 25 फिर से नीतीश, अब इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश, मतलब साफ है कि नीतीश रहेंगे और नीतीश ही रहेंगे, नीतीशे रहेंगे नीतीशे रहेंगे, बिहार के हिसाब से कहें तो नीतीशे रहेंगे, तो और कोई दूसरा नहीं होगा। ये जो आंचल बता रही बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जो भी पोस्टर है, जिसको लेकर जिस रथ के साथ ये जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं नीतीश बाबू, उस यात्रा में आप देखिए कि पोस्टर बैनर सब कुछ है, और पोस्टर बैनर में आंचल सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे दूसरा कोई नहीं है जो जिस इसकी बात आप बता रही हैं, बीजेपी की या अमित शाह की। अमित शाह रायता तो अमित शाह ने फैलाया है। इसको लेकर बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि जब एनडीए की बैठक होगी तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे भी कि मोदी की फोटो गायब है, अमित शाह की फोटो गायब है, लेकिन सवाल तो ये ना कि एनडीए की बैठक में अब नीतीश कुमार होंगे भी या नहीं होंगे? हाँ, एनडीए की बैठक में अभी तो नहीं थे। आप एक बैठक की बात नहीं, पिछली बैठक में भी देखिए नहीं थे, घर पे बुलाई थी जेपी नड्डा ने बैठक एनडीए की, नहीं पहुंचे नीतीश बाबू। उससे पहले बुलाई गई बैठक, उसमें नहीं पहुंचे नीतीश बाबू। तो नीतीश बाबू जो हैं वो कई मौके पे नहीं हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बजट से पहले ये सब ड्रामा चल रहा है नीतीश कुमार का, लेकिन 5 साल तक क्या ड्रामा नहीं था? अगर 5 साल में बजट मिलना चाहिए था ना। लेकिन हाँ, ये है कि अभी चुनाव है और मोदी जी जाएंगे पटना के गांधी मैदान में, वो रैली करेंगे, और फिर वो पिछले अंदाज में, आपको याद होगा आप लोगों को, पिछले जैसे जिस अंदाज में वो कहते आए हैं कि चलिए 100 करोड़ इसके लिए दिया, 200 करोड़ इसके लिए दिया, 300 करोड़ उसके लिए दिया, और आजकल तो उनके नेता कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के गाल की तरह हम रोड बनाएंगे। तो रमेश विधुड़ी ने शायद कहा है। क्या जानकारी है आंचल आप? जी बिल्कुल, रमेश विधुड़ी जो इनको हाल ही में कल ही जो लिस्ट आई है उसमें उनका नाम भी है, और उनको उतारा गया है मैदान में, और उन्होंने इतना बड़ा विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो प्रियंका गांधी है उनके गालों की तरह हम यहाँ की सड़कें बनवाएंगे, कालका जी की और मतलब आसपास के एरिया की। और उन्होंने ये भी बोला है कि लालू यादव ने एक बार कहा था कि हम हेमा मालिनी के गालों की तरह सड़कें बनवाएंगे, लेकिन वो बनवा नहीं पाए, लेकिन हम आपसे ये वादा करते हैं कि जो प्रियंका गांधी है उनके गालों की तरह सड़कें हम बनवा कर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बयान है, और इस तरीके का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था किसी को भी लेकर। काफी विवादित टिप्पणी कर गए, और इस पर सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान है, पहले हम वो सुन लेते हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है, और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश विधुड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए न सिर्फ रमेश विधुड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है।
हमने सुप्रिया श्रीनेत को हम सुन रहे थे, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कहा है कि बहुत ही विवादित बयान दिया, और ये बयान, और अगर हम रमेश विधुड़ी की बात करें तो वो पहले भी ऐसे कई बयान देते रहे हैं और उसके लिए, लेकिन याद कीजिए रमेश विधुड़ी ने कितना गंदा बोला था, मैं गंदा बोल रहा हूं, उन्होंने संसद में बोला था, और बहुत ही खराब। उन शब्दों को दोहराना मेरे लिए मतलब वो नहीं है कि समुदाय विशेष पर निशाना किसी समुदाय विशेष पे आप समुदाय क्या, मैं खुल के कह रहा हूं मुसलमानों के खिलाफ, और उन्होंने जो बातें उस समय कही थी दानिश अली के लिए, और सदन के अंदर उसकी काफी भर्त्सना हुई थी। दानिश अली से मिलने उस समय राहुल गांधी गए थे उनके घर पे, हालांकि इस बार दानिश अली जीत कर नहीं आ पाए, उस समय बीएसपी से थे, बीएसपी के कैंडिडेट थे, बने भी थे बाद में, वो आ गए थे कांग्रेस। तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन आपको, अगर हम इस पर चर्चा कर ही रहे हैं तो उस समय का थोड़ा सा और हम याद करें कि उसी वक्त में महुआ मोइत्रा से जुड़ा एक मामला पहुंचा हुआ था, और ये भी मामला पहुंचा था, लेकिन इस मामले पर कार्रवाई नहीं की गई थी, और महुआ मोइत्रा वाले मामले को पूरी तरह सुनवाई की। वो तो है ही, आप जान रही हैं, जब स्विच ऑफ करने में माहिर ओम बिरला साहब वहां बैठे हैं तो वहां किस ढंग से काम होता है उच्च सदन में और लोअर हाउस में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में, वो आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, और रमेश विधुड़ी अब दिल्ली के कैंडिडेट भी बनाए जा चुके हैं, तो इसलिए भी आगे देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर नीतीश की बात, नीतीश वो मुद्दा बड़ा है, क्योंकि हमारे कई दर्शक इस बात पर अभी भी सोच रहे हैं कि हमने जो ये थंबनेल दिया है कि पलट गए नीतीश, इसको अच्छे से डिटेल वो जानना चाहते हैं कि किस मायने में ये थंबनेल दिया गया है, तो उसे जरा एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, पलट गए नीतीश मतलब अभी तक नीतीश बाबू चुप थे, अब नीतीश बाबू कह रहे हैं कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, विकास का कार्य करूंगा। विकास का कार्य करने के लिए क्या बीजेपी के साथ रहेंगे तभी होगा विकास का काम? क्या आप महागठबंधन में 2 साल जब अभी थे, 2022 से 2024 तक, तो आप विकास का काम नहीं कर रहे थे क्या? आपने उस समय जाति जनगणना करवाई, वो विकास का काम नहीं था क्या? देश का अकेला राज्य है, पहला राज्य है बिहार, जिसने जाति जनगणना करवा कर उसको पब्लिश भी किया। तो ये विकास का काम नहीं है क्या? बहुत सारी चीजें वहां पे हैं, लेकिन नीतीश बाबू यहाँ पे पलटे हुए, अभी जिस ढंग से पलटे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। पलट गए, यानी कि परसों आप हाथ जोड़ रहे थे, आज जुबान से बोल रहे हैं, कल को कागज लेके जाएंगे आप। ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक समीकरण, एक क्रोनोलॉजी बता रहे थे, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी में कुछ चीजें बाकी हैं, जरा वो बताइए आगे किस तारीख को पलट रहे हैं आप फिर से? हाँ, जो आप बोल रहे थे वो अधूरा रह गया था कि 14 तारीख का जो उन्होंने बताया कि अमित शाह का बयान आता है कि हमने नीतीश, मतलब पहले प्रस्ताव आए फिर हम उस पर विचार करेंगे, यानी 14 जो जनवरी थी 2024, उस समय जो बीजेपी की तरफ से साफ हो गया था कि भाई हमारी नीतीश कुमार से बातचीत शुरू हो गई है, और लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी हो गया है। लेकिन 14 तारीख को ही ये सब चीज़ें होनी है कि दही चूड़ा भोज पर आप मान के चलिएगा कि काफ़ी कुछ होने वाला है। और उसके बाद आप ये देखिएगा कि जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने अंदर खाने बातचीत शुरू की तो उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। वो इंडिया गठबंधन, इवन यहाँ तक कि लालू यादव से भी उनकी मुलाकातें बंद हो गई थी। और जब लालू यादव के पास में ये सूचना पहुंची कि नीतीश शायद पलटने वाले हैं, तो लालू यादव अपने सारे मनमुटाव को ताक पर रखकर तेजस्वी यादव को साथ में लेकर सीधा नीतीश कुमार के पास पहुंच गए और उनसे पूछा कि भाई क्या परेशानी आपको है? भाई हम आपकी सरकार में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप खुलकर फैसला ले रहे हैं। तो उसके बाद नीतीश कुमार ने उनके कुछ जो मंत्री थे उन पर आपत्ति जताई। तो लालू ने बोला कि आपको हमारे विभाग के जितने भी मंत्री हैं, जिसका विभाग बदलना हो उसका विभाग बदल दीजिएगा, लेकिन आराम से सरकार चलाइए। नीतीश कुमार ने उसके बाद 2-3 मंत्रियों के विभाग भी बदल दिए जो कि जेडीयू कोटे से थे, जबकि गठबंधन में ये तय रहता है कि भाई वो गठबंधन का नेता ही तय करेगा कि उसके विभाग में जो मंत्री बनाया उसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए। लेकिन जब लालू यादव ने यह देखा कि भाई नीतीश पलट सकते हैं, तो लालू यादव ने नीतीश को फ्री हैंड दे दिया कि आप हमारे जो विधायक जो मंत्री बने उनके मंत्रालय भी आप ही तय कर लीजिएगा। और अब वही आप देखिएगा, अब अमित शाह पहुंच रहे हैं कि भाई अमित शाह को लग रहा है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है अमित शाह भी उनसे उसी तरीके से बात करेंगे, भाई क्या दिक्कत है, जो भी समस्या है उसको खुलकर बताइएगा, आप फैसला लीजिएगा, आप सीएम है। सीधी सी बात है, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है तो जिम्मेदारी भी तो उन्हें ही दी जाएगी ना संभाल ले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो सबसे पहला उन्हीं का बयान आया था और उसके बाद उनका दूसरा बयान एक और आया था 17 तारीख को, जो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर दिया गया था। उसको लेकर तो जेडीयू के अंदर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ था कि भाई माफ़ी क्यों नहीं मांगी गई। नीतीश कुमार आज तक उस बयान को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने अमित शाह के बयान का समर्थन नहीं किया है,
और जाहिर सी बात है यदि वो खुलकर विरोध करते हैं तो गठबंधन उसी दिन टूट जाएगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार उस बयान पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। ये बयान पे चुप्पी साधने का मतलब पता है आपको, ये है कि आने वाले चुनाव में नीतीश बाबू को बहुत दिक्कत होगी। दलित, महादलित और बाबा साहब अंबेडकर का मामला सिर्फ दलितों और महादलितों तक नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, सबके हैं। देश के संविधान के रचयिता, उस संविधान सभा में थे वो और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे वो। तो उस हिसाब से आज की तारीख में उनकी क्या अहमियत है हमारे हिंदुस्तान में, और उस पर दिया गया बयान काफी मायने रखता है। अमित शाह से विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि माफी मांगिए, और उनकी इस्तीफा की मांग कांग्रेस ने की थी। और आप याद कीजिए, इसमें मायावती से लेकर ममता बनर्जी तक तमाम नेताओं ने इस पे अपनी बात रखी थी और इसका विरोध जताया था। नीतीश बाबू से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस मसले पे आप चुप क्यों हैं। और अंदर खाने एनडीए में जो आज की तारीख में कई लोग, जो नाराजगी कई लोगों की अंदर खाने है, वो इसीलिए नाराजगी है क्योंकि यहां पर बीजेपी का स्टैंड अलग है और अमित शाह के इस बयान को लेकर बीजेपी के लोग अलग अलग ढंग से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन ये बीजेपी को भी पता है कि पहले संविधान के मामले में फंसे थे और अब बाबा साहब अंबेडकर के मामले में ही फंस गए। और यही नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे थे सदन के अंदर कि चाहे बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान को हम नहीं बदलेंगे। याद है ना? और उसके बाद अब क्या होता है, अब बाबा साहब अंबेडकर को ही आप अपमानित कर रहे हो। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार की नाराजगी तो इस बात से ही साफ जाहिर हो जाती है कि जब बीजेपी ने जो भी एनडीए की बैठक बुलाई थी जिससे उन्होंने दूरी बनाई, उसमें बीजेपी को इस बैठक को बुलाने का जो मकसद था वो यही था कि वो सारे जो उनके सहयोगी दल हैं उनको अपने साथ ले आए और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रहा है वो मकसद नहीं था हमारा। लेकिन नीतीश ने पहले ही उससे दूरी बना ली, मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते थे बीजेपी की बात। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि वो बीजेपी और नीतीश के लिए सबसे जो कश्मकश वाली हालत कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, ये जो हालत है वो उस हालत से वो गुजर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि नीतीश बाबू अब यहां पर अपने ही गठबंधन यानी एनडीए के एक बड़े सहयोगी दल और वहां पर सरकार में बीजेपी जहां दो उनके जो विधायक हैं वो उनके आजू बाजू में खड़े हैं यानी उप मुख्यमंत्री के रूप में, और ये इनके साथ आप हैं और उस पार्टी का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा देने वाली पार्टी कही जाती है बीजेपी, साफ दो संप्रदायों के बीच, दो समुदायों के बीच भेदभाव बढ़ाने वाली पार्टी कही जाती है। अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के नाम पर नारे देने वाली पार्टी है। 80-20 का नारा किसने दिया था? कपड़ों से पहचानने वाली बात किसने की थी? घुसपैठिए वाली बात किसने की थी? ये तमाम बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो गांधीवादी हैं, वो गोडसेवादी नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के वहां के जो विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उन्होंने साफ साफ कहा था कि नीतीश बाबू के टेबल पर गांधी रहते हैं, गोडसे नहीं। और हम तो कहेंगे कि गांधीवादी सारे एक साथ आ जाओ। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर लालू प्रसाद यादव की तरफ से, ऑफर उधर सीपीआई सीपीएम वाम दल जो हैं उनकी तरफ से भी, और एक उस ढंग का ऑफर कि आप जो चाहते हैं वो हम देने के लिए तैयार। चारों कोने घी में है। हाँ, चारों मतलब पूरा, और सिर भी हाथ तो हाथ, सिर भी। तो बिल्कुल यहाँ पर अब कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अभी भले ही ये कह दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहने में और करने में हमेशा से फर्क देखा गया है। अभी हमने इतनी लंबी चर्चा की और इस सारी बात का निचोड़ अगर मैं निकालूं तो यही देखा जाएगा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं असल में वो नहीं करते हैं। तो ये इस बार भी देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ अब मैं चाहूंगी कि इस चर्चा को विराम दिया जाए। वैसे तो बहुत लंबी चर्चा है लेकिन समय अब इजाजत नहीं दे रहा है और अब समय ये कह रहा है कि हमें आपसे विदा लेनी चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी देने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दो और सहयोगी आराधना और आंचल का, उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी